अशरफ साहब आदाब अर्ज है। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम के तहत, जो कि क्यों घंटी बजी का हमारा प्लेटफॉर्म है। और सारी दुनिया जानती है, जो भी हमारे लिसनर्स हैं और सुनने वाले हैं, कि क्यों घंटी बजी के इस प्लेटफॉर्म पे हम उन सभी बुद्धिजीवियों को, जर्नलिस्ट को, पत्रकार को, अपने जो राजनीति से जुड़े हैं या एजुकेशन से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, अपने अपने जो पेशे के जो धुरंधर हैं, उनसे हम जो हमारे चाहने वाले हैं, सुनने वाले, उनकी मुलाकात करवाते हैं। उनके जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं और हम सभी उनसे लाभान्वित होते हैं। सो अगेन आपका स्वागत है। नवीन जी, आप अमरजीत भाई, आज अमरजीत भाई ने मेरी लाइन चोरी कर ली। मैं शुरुआत करना चाह रहा था, इन्होंने ले ली लाइन। चलो कोई बात नहीं। आपने मुझे कहा कि शुरू कर दीजिए, तो मैंने शुरू चलो ठीक है। तो ऐसा है, अशरफ साहब एक बहुत जानदार, दमदार और वरिष्ठ पत्रकार है इंडिया में। तो अशरफ साहब, आज आपकी कहानी, आपकी जुबानी। अशरफ साहब, ये जर्नलिज्म का माजरा क्या था, कैसे करियर शुरू हुआ? एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा। अच्छा। जानदार, शानदार के साथ जांबाज। अच्छा, हाँ, जांबाज भी, करेक्ट, जांबाज भी। जी जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया गिरी साहब और अमरजीत भाई। दरअसल अगर मैं अपने क्योंकि आपने कहा कि आप इस पेशे में कब से आए, कैसे आए, थोड़ा अपनी कहानी बताएंगे। जी जी जी। तो मैं जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन तो नहीं हूँ, पढ़ाई के एतबार से तो मैं जर्नलिस्ट नहीं था, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग की है, और वो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद जो है शौकिया तौर, क्योंकि बचपन से बड़ा शौक था, खासतौर से टेलीविजन और रेडियो के साथ, तो उसी के चलते जो है कहीं ना कहीं उस प्रोफेशन से हटकर मैं इसमें घुसा है, या समय ने खींचा, वो हम कह सकते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। दरअसल जिस दौर में मैंने टेलीविजन पत्रकारिता शुरू की, तब बहुत कम टेलीविजन था हिंदुस्तान में। एक दो गिने चुने चैनल थे, एक ही चैनल था, दूरदर्शन हुआ करता था। और तब सैटेलाइट का दौर नहीं था, इंटरनेट का दौर नहीं था उस पैमाने पर जैसे आप और मैं इस वक्त बात कर सकते हैं। ये साल था 1995। और क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि बचपन से शौक था, इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं कश्मीर आया, और बदकिस्मती से उस दौर में कश्मीर के हालात बहुत खराब थे। और यहाँ पर जो था कि यहाँ पर पूरी तरह से सब व्यवस्था जो है वो ठप हो गई थी, आतंकवाद चरम पर था। और उस बीच जो है अगर हम मीडिया भी कहें तो वो भी कहीं ना कहीं एक उस तरह से था कि जहां पर उस पे कंट्रोल भी कहीं का नहीं था। एक स्पेस सी हो गई थी यहाँ पर, खासतौर से हम अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें। देश के पुराने रेडियो स्टेशनों में श्रीनगर का रेडियो स्टेशन भी जो है, जिसको ऑल इंडिया रेडियो हम कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में उसे रेडियो कश्मीर कहा करते थे, वो भी बहुत पुराना है। जब देश में रेडियो की शुरुआत हुई थी, तब कश्मीर में भी ये रेडियो स्टेशन खुला था। और दूरदर्शन की भी कहानी कुछ ऐसी है। बॉम्बे, दिल्ली और जालंधर के बाद श्रीनगर का जो है दूरदर्शन केंद्र माना जाता था। वहीं से मैंने अपनी सफर की शुरुआत की एज ए न्यूज कास्टर। मैंने कश्मीर में न्यूज पढ़ता था ऑल इंडिया रेडियो पर। और जब तब तक तो मैं पहले शुरू में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त था, तो उन्होंने कहा कि आप बड़े अच्छे फ्लो में कश्मीरी में बात करते हो, तो क्या आप कश्मीरी में न्यूज पढ़ोगे? तो मैंने माना। तो क्योंकि जितने भी न्यूज कास्टर्स थे, पूरा रेडियो स्टेशन ही शिफ्ट हो गया था हालात की वजह से दिल्ली। दिल्ली से ऑपरेट कर रहा था तब ये। तो फिर कोशिश एक हो रही थी, पहल हो रही थी सरकार की तरफ से कि नहीं, ये जो मेन मीडियम जो है, या जो प्रेजेंस हम कहें इंडिया की कश्मीर में, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है, रेडियो और टेलीविजन। तो फिर उसको वापस कश्मीर लाने की बात हो रही थी। तो एक प्रयोग के तहत ये हो रहा था कि अब जो न्यूज रीडर्स होंगे वो नए हम एज अ कैजुअल न्यूज रीडर्स रखेंगे। तो उसमें मुझे कहा गया, तो मैंने वहां से वो सफर शुरू किया। एक साल वहां में जुड़ा रहा, और 96 97 में मैंने शिफ्ट टेलीविजन की ओर किया। ये भी 25 साल पुरानी कहानी है। तो टेलीविजन में भी बहुत कम तब, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमने जो दौर देखा है, तो जितनी मुश्किलें तब होती थी, क्योंकि बहुत लिमिटेड लोगों के पास कैमरे होते थे, बहुत लिमिटेड लोगों के पास टीवी पे स्पेस होती थी, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कहें। तो उस दौर में जो है, तब टेलीविजन की तरफ रुख किया, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। और आज तक जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ पिछले 25 साल से,
97 में आज तक का एक प्रोग्राम आया करता था, न्यूज ट्रैक। वो तब वीडियो कैसेट्स के जरिए जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज डिस्ट्रीब्यूट होती थी। जिस तरह मैगजीन वगैरह बिकते हैं उसी तरह 100 VHS कैसेट जो होता था वो बाजार में आता था न्यूज ट्रैक के नाम से। तो सबसे पुरानी अगर हम कहें देश की फुटेज उसमें आती थी। तो उसके बाद एक क्योंकि वो तो सरकार के कंट्रोल में पूरा दूरदर्शन था, तो उस बीच 20 मिनट का प्रोग्राम आज तक शुरू हो गया, जो बड़ा पॉपुलर था। SP सिंह हमारे उसके संपादक थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह। अब वो नहीं है, उनको श्रद्धांजलि भी अभी याद कर रहा हूँ उनको। और उसके बाद जो है उन्होंने एक अलग प्रयोग किया इलेक्ट्रॉनिक, जिसको हम जर्नलिज्म कहें या ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कहें, जो अब कोई बड़ी दुनिया भर में अब इसका बहुत विस्तार है, लेकिन तब हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक या ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म जिसको कहें। तो उसके साथ जुड़ने का मौका मिला। 20 मिनट का वो दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता था आज तक। तब से ये सफर चलता रहा और आज तक जारी है। तो इसका मतलब कि ये आपका प्री प्लान नहीं था, आपने सोचा नहीं था कि आप भविष्य में जाके पत्रकार बनेंगे, जर्नलिस्ट बनेंगे। तो हालात कुछ ऐसे हुए कि आपको इस तरफ मोड़ते चले गए और आप इधर आपका झुकाव आता चला गया। बिल्कुल अमरजीत भाई जी। अपना अशरफ साहब, एक अभी आपसे बहुत बातें चलेगी, लेकिन आजकल की जो जर्नलिज्म है वो बेसिकली टेबल पे बैठ के करते हैं। आपने अलकायदा के डेन में जाके तोरा बोरा की पहाड़ियों में कवरेज की हुई है, जो मेरे को थोड़ा बहुत याद है और जो थोड़ा बहुत रिसर्च है कि तोरा बोरा की पहाड़ियों में जब मिसाइल इधर उधर से दागे जा रहे हैं, उस टाइम का कुछ बताएं कि वो मामला क्या था। और आज तो हर बंदा अपना कैमरा लेके बस उड़ जाता है, कहता है मैं हर बंदा जर्नलिस्ट बन गया। लेकिन you have been on the ground and you have heard the shelling, you have seen the shelling, and maybe you might have even faced the shelling. गिरी साहब, शायद आपने अगर कुछ आपने जाना हो मेरे बारे में या गूगल में सर्च हो, जिस जमाने में हमने बड़े बड़े उससे भी बड़े इतिहास रचे, वो जमाना तो इंटरनेट का नहीं था, तो आती नहीं थी वो चीजें। तो मैं दुनिया का पहला जर्नलिस्ट हूँ जिसने करगिल वार की न्यूज ब्रेक की थी। 1999 में करगिल युद्ध जब हुआ तो मैं पहला जर्नलिस्ट था जिसने दुनिया को बताया, इनफैक्ट बाय द मीडियम ऑफ लाइव इससे बात हुई है कि करगिल में युद्ध हो रहा है। क्योंकि अगर हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें जिसमें लद्दाख और करगिल भी तब हिस्सा था, तब टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। लैंडलाइन जो है लिमिटेड लोगों के पास। और करगिल शहर में आप यकीन नहीं करेंगे, जब करगिल युद्ध चल रहा था सिर्फ 2 STD थे। STD 2 थे, जो 2 STD पूरे जंग की जरूरत को पूरी कर रहे थे, कम्युनिकेशन को टेलीफोन वाइज। तब जितने भी सैनिक जंग में शरीक हो रहे थे उनके लिए एक ही माध्यम था, चिट्ठी। उनके पास चिट्ठियां आती थी। अगर आप थोड़ा खंगालेंगे करगिल वार को, उस पर भी हमने स्टोरियां बनाई थी कि तब चिट्ठियां भी नहीं आ रही थी, 1-1 महीना लगता था चिट्ठी को। अधिकतर जो करगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए, उनके परिवार वालों को भी 15-15, 20-20 दिन के बाद पता चला कि उनका बेटा या उनका बच्चा जो है करगिल युद्ध में शहीद हो गया, हुआ है। तो ये उस वक्त कम्युनिकेशन का इतना गैप और इतना ये था 30-25 साल पहले, तो बिल्कुल याद नहीं रहता है। तो ये जो कुछ पूरा ये 20 साल के दौरान ये पूरा इतना जो डेवलपमेंट है मीडिया में, कम्युनिकेशन में, फिर वो KB से अब 5G तक जो ये सफर है, ये तो बहुत जल्दी क्विकली जो है खासतौर से भारत में जो है पूरा हुआ है। तो वो युद्ध जो है वो सबसे अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि उसके बाद इस न्यूज को ब्रेक करने के बाद उसको कवर करने का भी जो है मौका मुझे मिला। उसके बाद फिर देश के बाकी मीडिया के लोग आए जो बड़े नामी ग्रामी भी हो गए उस युद्ध को कवर करने के लिए, जिसमें उसी युद्ध से बरखादर जैसी जर्नलिस्ट खबर कराई। बहुत सारे देश के जर्नलिस्ट जो हैं उनकी पहचान उसी जंग से, करगिल जंग से ही, क्योंकि वो हिंदुस्तान का पहला ऐसी लड़ाई थी जो टेलीविजन पे लाइव नहीं बल्कि डेफर्ड लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। आप कहेंगे तो क्यों? क्योंकि आपको एज अ व्यूअर लगेगा कि लाइव था, लाइव नहीं था ये। वो डेफर्ड लाइव क्या होता था कि उस जमाने में करगिल से जो दिन में हम कवर करते थे वो टेप लाके मैन्युअली, मतलब उसमें क्योंकि इंटरनेट से आप भेज नहीं सकते थे, इंटरनेट था नहीं, मैन्युअली वो टेप करगिल से लाकर दिल्ली तक पहुंचाया जाता था। उसमें कम से कम 12-14 घंटे लगते थे, चाहे फिर बाय रोड आप जाते या जहाज में, फिर श्रीनगर से आप किसी फ्लाइट में देते। फिर जब दूसरे दिन शाम को वो दिल्ली जाता था, दिल्ली में चलता था, तब
पूरे देश को लग रहा था ये लाइव है, ये आज का है, ये अभी का हो रहा है। तो टेलीविजन में इंप्रेशन ऐसा होता है, कोई चीज आप देखते हैं आपको लगता है ये सामने हो रहा है, ये कब का क्या नहीं है। तो वो डेफर्ड लाइव था, एक दिन बाद 24 घंटे बाद जो है चीजें देश की सामने आ रही थी, तो एकदम एक्साइटमेंट और एकदम वो जो है उसे ब्रॉडकास्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है बहुत ऊपर पहुंचा दिया। चैनलें भी बहुत कम थी, अगर 2-3 चैनलें थी तब, टोटल 3 चैनल थी, न्यूज चैनल शायद 2 ही थे या 2 नहीं, न्यूज चैनल तो एक ही था, प्राइवेट न्यूज चैनल का था, आज तक का भी न्यूज चैनल नहीं था वो, दूरदर्शन पे ही 20 मिनट का मेन दूरदर्शन का ही मेन था बिल्कुल, और दूरदर्शन था। तो उसके बाद जो है उस जंग से जो है बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म ये वो चीजें मैंने की। फिर आपने की बात तोरा बोरा की, तोरा बोरा से पहले कहानियां हैं, मैं उसी की इंतजार कर रहा था क्योंकि कोई ऐसे आदमी जाएगा नहीं, बहुत डरेगा वहां जाने से। तोरा बोरा से पहले की कहानी ये है कि मैं देश का पहला जर्नलिस्ट हूँ जो पाकिस्तान एज ए इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट गया है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर जिसको हम पीओके कहते हैं, वहां पर भी मैं 2000 में गया हूँ। जब हमारा चैनल लॉन्च हुआ तो हमने तब, मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है, तब हमारी एक मीटिंग हुई दिल्ली में 2000 में, आज तक लॉन्च हुई थी 24 आवर चैनल के लिए। तो उस चैनल को लॉन्च करने से पहले हमने अपने एडिटोरियल टीम से, जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं रूमपुरी साहब, उनके साथ विचार विमर्श करके कहा था कि कुछ बड़ा सा एक करते हैं, क्योंकि अब चैनल लॉन्च करने, न्यूज चैनल 24/7। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि हम इस तरह से करेंगे, अभी तक किसी टेलीविजन पे आया नहीं है, पीओके क्या है, कहाँ है, पर आप प्लानिंग कैंप्स की बात कर रहे हैं, सब कुछ जो मिलिटेंसी वहीं से चल रही है जम्मू कश्मीर में। तो कहा गया कि वीजा कैसे मिलेगा, तो वीजा का भी जुगाड़ कर लिया गया, थोड़ा सा सेपरेटिस्ट से बात करके यहाँ से। तो मैं और पुनी प्रसून वाजपेयी जो है, हम सबसे पहले 2000 में हम जो है पीओके और पाकिस्तान गए, पहले भारतीय टेलीविजन पत्रकार जिन्होंने वहां 1 महीने रहकर वहां से जो है हमने कवर किया, रिकॉर्ड किया। तो फिर एक सीरीज के तहत वो पूरे हमने चलाया। जब हमारी चैनल लॉन्च हो रही थी, उसमें हाफिज सईद का पहला टेलीविजन इंटरव्यू, सलाहुद्दीन मुजाहिदीन की चीफ है, उनका पहला इंटरव्यू, इमरान खान तब सियासत में आए भी नहीं थे, उनका सबसे पहला इंटरव्यू, नए आ रहे थे। तो ये सब चीजें मैंने अपनी बुक्स में पूरी तरह से की, शेयर भी की हैं, आजादी की मूवमेंट की। तो वो था। उसके बाद फिर जो है, जब पीओके जैसी जगह को आप लश्कर के चीफ से बात करेंगे, आप उससे बात करेंगे, तो जाहिर है फिर अपनी कंपनी का बहुत ही कहा। तो हमने कहा था फिर उसामा बिन लादेन आजकल अफगानिस्तान में है, तोरा बोरा की पहाड़ियों में 9/11 के बाद जो अटैक शुरू हुए, तो उसके बाद उसको लेकर वहां से कुछ किया जाए। तो उसके बाद फिर मैं अफगानिस्तान गया था, और वो तोरा बोरा से जो आपके जहन में रिपोर्टिंग है, वो वहीं से की थी। बिल्कुल। मेरा एक और चीज था, एक और इसमें मैं जोड़ के, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मेरे दिमाग में अभी सोचने में आई, अगर कोई मुझे कहे कि लश्कर तैयबा के चीफ या सईद सलाहुद्दीन या जो भी ये लोग हैं इनसे मिले, तो आपको डर नहीं लगा कि आपको पकड़ लेंगे, वापस नहीं आने देंगे? मतलब जान का खतरा तो था ना? नहीं, डर वो तो मेरी कंपनी ने भी मुझे कहा, लेकिन जो मेरी सोच अभी तक रही है जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, वो मेरा ये रही कि जब आपका इंटेंशन गलत नहीं हो, आप किसी के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, आप खुले मन से और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं, सच के सामने कुछ नहीं होता है। जब भी हम इनसे लोग, उनको भी चाहिए, चाहे फिर वो कोई टेररिस्ट हो, चाहे कोई सेपरेटिस्ट हो, चाहे कोई, उनको भी एक स्पेस चाहिए मीडिया में आने के लिए। जब आप उनके साथ, वो कई बार आपको चेक करते हैं, जब उनको लगता है कि नहीं, ये अगर हमारी गुंगा नहीं करता, लेकिन हमारे खिलाफ भी वो बात हमारे मुंह में नहीं डालेगा जो हमने नहीं बोलना चाहते, प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो प्रोपेगेंडा के लिए नहीं है, तो वो चीजें भी समझ आती हैं और आपके काम आती हैं। तो वो एक पूरी फहरिस्त बनी हुई है कि हमने कभी किसी के लिए जो है, न किसी का टोल बने, न किसी के लिए प्रोपेगेंडिस्ट बने, न किसी के कहने पर रिपोर्टिंग या टेलीविजन की या पत्रकारिता की। तो वो एक वजह रहा, और यही कारण था कि मैं, जब से तालिबान की सरकार आई है, मैं 4 बार अफगानिस्तान गया हूँ, और तालिबान के लोगों से ओपनली और खुल के मिलकर उनसे बात की हो, क्योंकि उन्होंने भी फिर, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ये किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर या किसी के एजेंडे के तहत पत्रकारिता नहीं कर रहा है। ये तो ग्राउंड सिचुएशन और रियलिटी जो है, ट्रुथ है, वो बता रहा है, चाहे फिर किसी को कड़वा लगे या किसी को सच लगे, लेकिन ट्रुथ इज ट्रुथ। वहां का ग्राउंड रियलिटी क्या थी? आई मीन, कैसे हैं वो लोग, कैसे हैं जिनसे जो इतने
कुछ लोग तो बहुत दहशतगर्द होंगे या कुछ बहुत खराब काम किए होंगे, किसी ने बम कहाँ की आप फोड़े बात होंगे कर रहे कुछ। हैं? अफगानिस्तान की? हाँ, उस तरफ की, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की या पाकिस्तान की? नहीं, अफगानिस्तान की। हाँ, अफगानिस्तान में जिस अंदाज से हमने, क्योंकि वो अगर आप अभी भी देखेंगे कि एक मैंने तालिबान के एक लड़ाकू से बात की थी पंशीर में। अच्छा। यूट्यूब पे हमने चैनल पे भी वो इंटरव्यू चलाया था, 10-20 मिनट का, सोशल प्लेटफॉर्म में भी चला था। कुछ 10 मिलियन लोगों ने वो बातचीत देखी। अच्छा। और बिल्कुल वो यूट्यूब पे, और उसमें मुझे लग रहा है कि जो जो जिस अंदाज से डर और जिस अंदाज से ये माना जाता है दूर से कि शायद तालिबान के सामने जाएगा वो वहां से गोली मारेगा, ऐसा भी नहीं। वो एक कंट्री, उस तालिबान की जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन कहें या हम कहें पॉलिटिकल पार्टी कहें, तो उन्होंने एक दौर में सरकार चलाई अफगानिस्तान में, और इस वक्त भी सरकार चला रहे हैं। और वहां लोग रहते हैं। मैं अमजद भाई को बता दूंगा कि जितने भी गुरुद्वारे अफगानिस्तान में सब में मैं गया हूँ, एक एक को, चाहे जलालाबाद का हो, चाहे चाहे यहाँ का काबुल का हो, काबुल का तो हो जी। वहाँ पर इनफैक्ट जो है रहन सहन है अपने सरदार भाइयों का, मैंने देखा कि मैंने वहां से बात भी की, वो भी पठान लगते हैं, उनकी लैंग्वेज हाँ पश्तो जी, में हाँ जी, बात हाँ जी, करते अब हैं। वही के रचे बसे हुए हैं वो इतने सालों से रह रहे हैं। तो ये बातें जो है, ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास कोई ये नहीं होता है। ये होता है कि इम्प्लीमेंटेशन, कौन किस तरह से किसको पोर्ट्रे करे या कौन किस तरह से इसको समझे। वहां तो जो लोग रहते हैं, उनको, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है कि तालिबान का जो सरकार चल रही है वो उनके लिए अच्छी है, चोरी नहीं हो रही है, क्राइम कम हुआ है उनके आने के बाद। इकोनॉमी को जो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं कि हमारा काम बैठ गया, हमारा बिजनेस बैठ गया। और वो चीज है, तो वैसा वैसा नहीं है। बहुत बाकी पढ़े लिखे लोग। अशरफ साहब, जान माल की जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो कितनी है इनके ये तालिबान इसी का पे जो मैं आ रहा था। सरकार जी आने के बाद जान क्या माल की सिक्योरिटी अगर है? हम करें तो मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि अगर हम तालिबान सरकार की बात करें तो वायलेंस में एकदम कमी आई है, क्योंकि वहां अफगानिस्तान में लड़ाई मुख्य तौर पर तालिबान और अमेरिका के बीच में थी। और जो अशरफ गनी की सरकार थी वो अमेरिका के इशारे पर वहां खड़ी कर दी गई थी, या अमेरिका की पश्तनाई से सरकार चल रही थी। तो जाहिर है कि अमेरिका की एक आदत रही है, अमेरिका ने जिस देश में भी युद्ध किया है उसने अपने आप से लड़ने से ज्यादा उस देश को अ, आगे किया है। चाहे वो फिर यूक्रेन की हम बात करें, हाल फिलहाल में चल रही है, क्योंकि अमेरिका खुद इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उस चीज़ में। वो वही की जो उसको कहें कि कठपुतली की सरकार या अमेरिका परस्त सरकार या अमेरिका बैक्ड गवर्नमेंट जो है, उनको आगे करता है किसी के साथ झगड़ा करने के लिए। ये इतिहास रहा अमेरिका का या सुपर पावर्स का। तो यहाँ पर भी अमेरिका का यही था कि वो अशरफ गनी की जो फौज थी वो, क्योंकि मैंने सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था अफगानिस्तान में पूरे तालिबान के चेंज हुए में, मैं लकी था कि जब ये ट्रांसफर हो रहा था, जब तालिबान लास्ट ईयर 2021 में जुलाई के महीने में गया था। अमेरिकन फोर्सेस जा रही थी और इनका हाँ हाँ, शुरू हो रहा जा था रही थी जब अनाउंस हुआ था, लेकिन तालिबान के हाथ में हुकूमत नहीं आई थी। तो मैंने जो चेंज और वहां गवर्नमेंट की हुई, गार्ड का चेंज हुआ, वो मैंने विटनेस किया। तो वहां पर जो थी, वहां जो अशरफ गनी की जो फौज थी, क्योंकि उनकी तनख्वाहें अमेरिका देता था, उनके हथियार अमेरिका देता था, धीरे धीरे जब जो पैसा अमेरिका से आ रहा था वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के पास आ रहा था, तो फौजियों को जो फाइट कर रहे थे अशरफ गनी की सरकार के लिए, अमेरिका के लिए, तालिबान के साथ, वो जो है उनको उनके हाथ तक खुदा नहीं पहुंच रहा था। तो वही एक सबसे बड़ा वजह था कि फॉल ऑफ काबुल या फॉल ऑफ अफगानिस्तान इसको कहें, क्योंकि जब फिर इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से सरेंडर से कर रही थी अशरफ गनी की फौज वहां, तो उसका एक कारण भी था, क्योंकि वहां पर तालिबान भी पश्तो बोलता है, अशरफ गनी की सरकार का फौज, अफगानिस्तान सरकार का फौज भी बोलता है। वो एक दूसरे को सीधे बात कर रहे थे, हम तो भाई हैं, हम एक दूसरे को क्यों मरवाएंगे, क्यों मरेंगे एक दूसरे के लिए, आप सरेंडर करो, आप हमारे साथ आ जाओ, ये है। और उन्होंने एक वो पॉलिसी कर दी, तो तभी तो वो उतना खून खराबा जिसका अशरफ गनी ने भी जिक्र किया, यहाँ तक कि उसने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी तब कहा कि हमें जितना वायलेंस फ्री जो इस तरह से वहां पर शिफ्ट ऑफ गार्ड हुआ तो एक्सपेक्टेड नहीं था। तो उसका यही था कि वो जो अमेरिका की बैक्ड गवर्नमेंट की फौज थी, उन्होंने आराम से हथियार छोड़ दिए, सब कुछ उनके हवाले कर दिया, इंक्लूडिंग अमेरिकन ने। तो अपने आप को बचाते चले गए। तो लेकिन मुझे पूरा ये है कि जो ये तालिबान 2 जिसको हम खास तौर से कह रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे उनके यंग, खास तौर से जो जनरेशन उनकी है,
पढ़े लिखे हैं, बड़े ये हैं, तो मुझे लगता है कि जिस अंदाज से उन्होंने अभी भी सभी, क्योंकि ISIS के साथ अभी भी उनका एक तरह से जो चल रहा है अफगानिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश की है उन्होंने कि कम से कम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कर्ब करें, लोगों को ज्यादा दिक्कतें ना हो। बाकी जो रिलीजियस मैटर्स होते हैं, उसमें मेरा एज ए जर्नलिस्ट और एज ए मुस्लिम ये मानना है कि रिलीजियस मैटर शुड बी वंस ओन, एक किसी का अपना पर्सनल मामला होता है। इसमें दूसरा अगर बहुत कम इंटरफेयर करे, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर सोसाइटी के लोग हो, वो दे कांट जज देयर, वो तो अपनी उनकी फेथ है, अपना उनका तरीका है। तो वो उसमें अगर उनके साथ अफगानिस्तान पॉपुलेशन की मानेंगे 50 नहीं तो 40% तो साथ है उनके, 30% जो उनके आइडियोलॉजी मानते हैं, क्योंकि वो तो अफगानियों से ही आए हैं, वो तो कहीं आसमान से तो टपके नहीं है, कोई दूसरे देश से नहीं आए हैं। तो वो अगर उस पे they are agreeing, their population is agreeing to follow that Sharia rule, so what is problem to Americans or to anyone else? अशरफ साहब, आपने तो वो भी मतलब जब पत्रकारिता करते हुए आपको उस वक्त का भी इल्म होगा जब सोवियत का रूल चलता था अफगानिस्तान में। बिल्कुल, फिर इनकी अपनी सरकारें आई और अब तालिबान सरकार। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई तालिबान यहाँ की गवर्नमेंट नहीं है, बाहर से लाई गई है ना। जैसे ओसामा बिन लादेन साहब जनाब, वो बाहर से आए थे, वो वहां के तो थे नहीं, ठीक है ना, अरब थे। तो ये जो दोनों तीनों सरकारें बदली, चाहे वो उनकी थी या बाहर से आई या जो अब कर रहे हैं या सोवियत रूस की, तो लोग किस दौर में खुश रहे? अब के में खुश हैं? क्योंकि 100% तो कोई किसी दौर में खुश नहीं रहता कि भाई किसी के लिए वो अच्छा था, किसी के लिए आज अच्छा है, किसी के लिए, क्योंकि अभी भी वो बुजुर्ग मौजूद होंगे जो जिन्होंने ये तीनों चारों जो सरकारें देखी। तो आप क्या समझते हैं भाई, आपने वहां के लोगों से बातचीत की होगी, वो किस दौर में खुश रहे? अब हैं या पहले थे, या क्या, कैसा क्या है? बदकिस्मती रही है अफगानिस्तान की कि नंबर एक तो वो जो कौम है जिनको हम पठान आमतौर से कहते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं और दिल पे हर चीज लेते हैं, दिल से फैसला करते हैं, दिमाग से बहुत कम करते हैं। जब अगर हम थोड़ा इतिहास आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए भी कहूंगा कि बिल्कुल अफगान कौम जो है वो बहुत बहादुर कौम रही है, क्योंकि अगर हम इतिहास को भी टटोले, कभी वो किसी के गुलाम नहीं बन के रहे, वो उनकी फितरत में, उनकी खून में है, वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे, वो भूखे मरेंगे लेकिन गुलामी करने के लिए वो तैयार रहेंगे। उसमें इतिहास भी रहा है, उसमें उनका जो है जीन भी है कहीं। तो जो 1900 तो इमोशंस में जो है अमेरिका ने ही रूस के खिलाफ भी खड़ा किया था, क्योंकि अगर हम जहाजों को पढ़े, तो मैंने काफी स्टडी, आपने अब USSR की बात की है, तो USSR क्या था? ये तो सुपर पावर्स का वार था। वो जो था, जब वो कोल्ड वार 80s में था, तो तब सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए USSR ही बना था, क्योंकि जिस अंदाज से सोवियत यूनियन ने विस्तार करना शुरू किया था और अफगानिस्तान में भी उनकी हुकूमत चल रही थी। तो तब जो है तब एक पाकिस्तान की मदद से, ISIS की मदद से अमेरिका ने ये एक खड़ा कर दिया इंटरनेशनल जहाद की क्रिएशन तो वहीं से हुई, साउथ एशिया में 80s में ही हुई। तो अमेरिका पैसा देता था, अमेरिका हथियार देता था, वॉलंटियर्स इन द अगवाई या हम कहेंगे इन द लीडरशिप ऑफ ओसामा बिन लादेन, जिसको भी अमेरिका ने ही लाया था वहां से, सऊदी से यहाँ पर अफगानिस्तान में, तब रशियंस के खिलाफ लड़ने के लिए लाया। who backed the Osama bin Laden then? He was told for US ने कहा कि चलो अगर ये जहाद करने के लिए जा रहा है, we will utilize him। उन्होंने हथियार दिए। तो और उस दौर में जो हथियार तब दिए गए थे अमेरिकन रीगन, मेरी एक खुशकिस्मती रही में से हामिद गुल जो ISI के एक्स चीफ थे, उनसे मेरी एक दो बार बहुत लंबी बातचीत हुई है, कई घंटों तक। तब ISI के पहली बार जब मैं गया था चीफ थे, उसके बाद रिटायर्ड थे। तो उनका कहना था कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जब ये सोवियत वार चल रहा था अफगानिस्तान के साथ, तब जो अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर थे वो हर महीने अपडेट करने के लिए रेगन को अब इस्लामाबाद आते थे और हमेशा वहां से डॉलर्स लाते थे। इतने डॉलर्स लाते थे कि एक तो हमारी सरकार भी चलती थी उसी पर, और जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद था स्पॉन्सर्ड बाय द अमेरिकन्स, बैक्ड बाय द अमेरिकन्स, वो भी चल रहा था। तो उनको, पाकिस्तान को तो के लिए अच्छा था वो, क्योंकि उनको मुफ्त में धन मिल रहा था, हथियार मिल रहे थे, उसमें से थोड़ा जो है उनको दे रहे थे, उनको मुजाहिदीन को दे रहे थे जो यूनाइटेड थे, जो तालिबान के हम कहेंगे
तालिबान के जो इंसिस्टर्स थे, क्योंकि तालिबान तो उनके बच्चे हैं। उसके बाद वो मदरसों में गए, तो बेसिकली जो जिसमें, और अभी भी अगर आप जाएंगे, हक्कानी नेटवर्क क्या है, वो हक्कानी जो थे वो रशियंस के खिलाफ लड़ रहे थे, बेटे हैं जो इस करंट रेजिम में। उसी तरह जो बरादर वगैरह है, इनके सब के जो है पहली जनरेशन जो है, या ये जो करंट सीनियर जनरेशन है, ये तो वही सोवियत उसमें से वार में से आई थी, जो अमेरिका बैक्ड जहाज एक बनाया गया, शुरू किया गया इन द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और देन अगेंस्ट द रशियंस बैक्ड बाय द अमेरिकन्स। वो कहानी तब थी, लेकिन तब अब जो है ये वाला नया वाला जो मामला है, इस मामले में ये जो मुझे वहां पर महसूस हुआ कि जितना कंट्रोल तब आईएसआई और पाकिस्तान का मुजाहिदीन पे था, इस वाले तालिबान के रेजिम में उतना कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तान का नहीं, या तालिबान का। ये अपने आप से जो है, अपने आप उन्होंने अपना इतना एक संगठित किया है कि अब ये किसी के इशारे पर चलने वाली नहीं है। बिल्कुल। अशरफ साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने किताब लिखी है, आजादी टू यूनियन टेरिटरी। इसके बारे में बताइए, किताब कैसे लिख दिया आपने, क्या जहन में था आपके, क्या सोच में थी? सोच में यही था कि दरअसल क्या होता है कि मैंने आपको शुरू में जो कहा कि कई सारे लोग हैं, कई चीजें छुपाते हैं, सरकार के दबाव में या किसी और प्रेशर में या किसी चीज में है। तो क्योंकि मैं चूंकि पूरा जो कश्मीर का इंटरेस्ट है, जब से एक अच्छा खासा 89 तक आई वाज अ स्टूडेंट देन, लेकिन आई एम ए विटनेस इन कश्मीर में क्या हुआ बदलाव, कि जब 89 में अचानक जो है मिलिटेंसी एरप्ट हुई, क्या कारण उसके हुए, और उसके बाद जो है फिर एक वो दिन भी मुझे याद आ रहे हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था कि मेरे जो प्रोफेशन के शुरुआती साल थे, तो उस वक्त क्या हाल था और अब कहाँ तक के पहुंच गया। तो मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि अगर आप 90 की बात करेंगे, जब जम्मू कश्मीर के देन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर छोड़ के भाग गए लंदन, जितने भी मिनिस्टर्स थे सब कश्मीर छोड़ के चले गए, कश्मीरी पंडित यहाँ रहते थे, सोसाइटी का हिस्सा थे, उन्होंने पलायन किया। तो सिक्योरिटी फोर्स का नेटवर्क इतना नहीं था, आर्मी की प्रेजेंस इतनी नहीं थी जितनी अब 30 साल बाद है। और जिस अंदाज की तब क्या अखबार मुझे सामने आ रहे हैं, तो क्या उनका लहजा और मिजाज था। अगर आप श्रीनगर में चलते लाल चौक से लेकर किसी जगह तक, तो आपको क्या नजारा दिखते थे, क्या झंडे दिखते थे, वो जब आपके सामने आता था, तो उन दिनों में एकदम न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को, बल्कि भारत सरकार को भी लग रहा था कि कश्मीर गया, इट इज नॉट आवर बेबी, ये तो गया है, ये कुछ दिनों की बात है। तो फिर अलग अलग स्ट्रेटजीज, क्योंकि मैं मानता अभी भी हूँ कि जितना पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में कांग्रेस को जितना अनुभव है या तजुर्बा है, उतना शायद बाकी पार्टियों के पास नहीं है। तो फिर कांग्रेस की वो क्या उन्होंने तरीके किए, बाय हुक और क्रूक, उन्होंने कहीं से वो संभल के कश्मीर को संभाला। अदरवाइज तब तो लग रहा था जिस अंदाज से लोगों को एक सेंस था कि बहुत जल्द जो है, क्योंकि जितनी अपराइजिंग पीक पे थी, तो वो लग रहा था कि कश्मीर जो है ये तो चला जाएगा, या तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा या तो पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके किस तरह से ये पूरी जो जिसको हम कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं इंडिपेंडेंस की लड़ाई या आजादी की लड़ाई, जो है ये कहाँ से यूनियन टेरिटरी, इसकी कहानियां जो हैं अलग अलग दस्तों की, वो उस किताब में मैंने समेटी है। और उसमें कितना खून खराबा हुआ, कितनी चीजें हुई, और पब्लिक में क्या प्रोस्पेक्टिव दिया जाता था और हकीकत क्या थी, उस तरह के कुछ चैप्टर्स हैं जो रियल ट्रुथ है। उसपे कई लोग ऑब्जेक्शन भी, कोई इसको पब्लिश करने के लिए रेडी भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास सबके लिए प्रूफ था। जैसे कि मैं करगिल युद्ध को अपना देश मानता है कि ये हमारी बहुत बड़ी विजय है, मैं मानता हूं कि करगिल युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान से ज्यादा भारत का हुआ, जो मेरा चैप्टर उसमें है। उसी तरह छठी सिंहपुरा का नरसंहार है। मैं नहीं मानता हूं कि जो सरकार ने कहा कि ये जो है टेररिस्ट ने किया, तो मैं कहता हूं कि ये पता नहीं कौन सी कॉन्स्पिरेसी थी, क्योंकि जो हमने लोगों से वहां उस वक्त बातें की और जो चीजें चमकी, जो फिर उसके बाद फैक इनकाउंटर्स हुए, उसमें भी क्वेश्चन जो है रेज हो रही हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मैं रहूं ना रहूं, लेकिन चीजें कुछ हैं, वो चीजें सामने होनी चाहिए। अशरफ साहब, 370 के पहले के हालात और अब के जो हालात हैं, उसमें क्या फर्क है? कुछ नहीं फर्क, हालात तो मैं अब एज अ
अब तो पहले मैं एज अ लोकल हूँ, यहाँ का एक कश्मीरी हूँ, उसके बाद मैं एक जर्नलिस्ट हूँ या किसी नेशनल मीडिया के लिए काम करता हूँ। जी। तो कोई बदलाव लोगों की जिंदगी में नहीं हुआ, जो मतलब अभी भी दिया जाता है एक लोगों में एक किस्म का एक इम्प्रेशन। जो हो हल्ला मचा, जो बातचीत हुई, जो जिसके इतने बवाल खड़े हुए, इसके लगने और इसके हटने का जो लोगों पर असर हुआ, वो क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी जी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये इट इज अ सिंपली अ काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल, हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉलिटिकल गोल कहेंगे, या हम कहेंगे कि पॉलिटिक्स टू मतलब मुझे कभी कभी बहुत, मैं आजकल भी कभी जब यहाँ लोकल अपनी टीवी चैनल या दूसरे टीवी चैनल देखता हूँ, तो जब लोगों से पूछते हैं कहीं पर, तो गुजरात का कोई व्यक्ति या हिमाचल का व्यक्ति जिसको कश्मीर से न लेना न देना, वो कहता है कि भाई इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया 370 का। मुझे आज तक इस बात समझ नहीं आई, 370 हटने के साथ जम्मू कश्मीर के 370 हटने से क्या एक फायदा देश को हुआ है। जी, ये बात आज समझ नहीं आई। या किसी कम्युनिटी का क्या फायदा। मतलब मान लीजिए जब 370 हटा था, मैं सबसे बड़ा विरोधी हूं कि मैं अभी भी मानता हूं कि 370 हटा, उसने कश्मीर का सत्यानाश किया, जम्मू कश्मीर का सत्यानाश किया। आप कहेंगे क्यों? सबसे पहले एक सोया हुआ आपका दुश्मन था इंडिया का, वो था चाइना। 370 हटाने के बाद आपने पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी एक ओपन एनिमी जो है खड़ा कर दिया। वो कभी आपके लद्दाख में उस एग्रेशन के साथ जमीन नहीं खा रहा था जिस एग्रेशन के साथ उसने अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां की लैंड ग्रेब करनी शुरू कर दी और ओपनली कर दी, भले सरकार माने या न माने। क्योंकि मैं खुद फिंगर 8 तक गया हूं पैंगोंग लेक में, उसमें फिंगर्स है सेक्टर्स के। अब आप फिंगर 4 से आगे नहीं जा सकते। उसी तरह गलवान वैली, जो जहां पर इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, अब वो गलवान वैली चीन के पास है, क्योंकि उन्होंने अपना पोस्ट। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अनुच्छेद 370 हटने का। दूसरा, 370 से ये तो इट वाज अ लोकल इशू फॉर द लोकल पीपल। आपके डिफेंस से कोई इसका इंटरफेरेंस नहीं था, आपके करेंसी का कोई इसका ये नहीं था। जो 4 मेन चीजें होती थी वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चल रही थी। हाँ, आपकी लोकल जुडिशरी, आपका लोकल जो भी आपका है वो तो वैसे है। और दूसरा जो तर्क था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बीजेपी गवर्नमेंट का कि हम 370 हटाने के बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी करेंगे, तो हुआ क्या वो पास? 3 साल तो हो गए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मुझे 4 महीने दे दो, होम मिनिस्टर ने कहा था मुझे 40 दिन दे दो, मैं कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाऊंगा। ऐसा तो कुछ नहीं। और 90 में भी जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर नहीं चले गए थे, वो पिछले 4 दिनों के दौरान यहाँ से भाग कर चले गए हैं शोपियान के छोटे छोटे विलेजेस में, जब वो टारगेटेड किलिंग्स वहां। इसका मतलब ये है कि कुछ हासिल नहीं हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे, बल्कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के मसले को और इंटरनेशनलाइज भी कर लिया और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ जो है दुश्मनी क्रिएट कर दी। अशरफ साहब, मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस था कि जो कश्मीरी पन्नों ने, जो पंडित हैं, वहां से जिस हालात से निकाले गए, तो क्या लोकल जो पॉपुलेशन है, जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि उनको प्रोटेक्ट करके वापस लाएं या उनको कहें कि आप आइए हमारे बीच में रहिए हिंदुस्तान में, भारत में? तो इस पे आपकी क्या सोच है ग्राउंड रियलिटी? ग्राउंड रियलिटी में ये है कि किसी जमीन से दूर बात करना और जमीन पर बात करने में आसमान जमीन का फर्क है। ये किसी के लिए, कनाडा में कोई बैठा हो, अमेरिका में कोई बैठा हो, दिल्ली में कोई बैठा हो, उसके लिए वहां पर भाषण देना और वहां पर सुझाव देना बहुत आसान है, लेकिन जमीन पर रहना और जमीन पर सुझाव देना बहुत है। देखिए, आपको मैं बताऊं कि कश्मीर में सरकारी आंकड़े कहते हैं पिछले 30 साल के टेररिज्म में जो है करीब 70,000 लोग मारे, जबकि बाकी कुछ लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग मारे। इनमें 30,000 पाकिस्तानी भी हैं जो यहाँ जहाद के लिए आए। और उनमें जो है, उनमें 70,000 में 69,500 कुछ जो है मुस्लिम्स हैं, और बाकी जो है माइनॉरिटीज, जिसमें कश्मीरी पंडित और हमारे सरदार भाई हैं, वो टोटल जो हैं ओनली दे आर 600। तो परसेंटेज आप देख लीजिए। उसका मतलब ये है कि सबसे पहला जो टारगेट है वो यहाँ का लोकल है। वो अब एक तरफ से उसको आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज का बंदूक, दूसरी तरफ मिलिटेंट्स और बाकी जितने भी जहादी तंजीमें उनका बंदूक,
वो किसकी बात करें, वो किस वो क्यों उनका जो काम है, सरकार का जो काम है या दूसरों का काम है, वो अपने हाथ में ले ले। मान लीजिए मैं कहता हूं, मैं अपनी सोसाइटी में कहता हूं, व्हाट इज गारंटी टू मी, व्हाट इज सिक्योरिटी टू मी, मुझे कौन बचाएगा? जब भी अपने आप को नहीं बचा पाते हैं तो एक सिविलियन को क्या? तो इसीलिए सिविलियन सामने नहीं आ रहे हैं, दुख है। और कश्मीर की जनता को सेक्युलरिज्म पे और रिलीजियस हार्मोनी पर किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो भी कश्मीर आता है वो ये जानता है कि हाउ मच सेक्युलर एंड हाउ मच कम्युनल हार्मोनी इज इन कश्मीर। वो दुनिया को पता है। चाहे यहाँ पर आज भी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर अमरनाथ यात्रा सदियों से चली आ रही है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है, सिख सदियों से आ रहे हैं। और यही कारण था कि महात्मा गांधी ने 1947 पार्टीशन में कहा था कश्मीर आकर कि अगर मुझे कहीं अमन की किरण दिखी वो सिर्फ कश्मीर में दिखी, क्योंकि 1947 पार्टीशन में कश्मीर वाहिद एक ऐसी जगह थी जहां पर कोई कम्युनल दंगा नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं। तो वो जो है वो यहाँ का ब्लड, यहाँ का नेचर है। और कश्मीरी जो है उसके लिए जो है उसको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, भले ही कोई माने कोई रंग नहीं। और ये जो है क्योंकि यहाँ पर जो ये चीज जो है यहाँ पर अगर जितनी भी 2012, 2008, 2016 जितना भी अनरेस्ट कश्मीर में हुआ, अगर आप देखेंगे, जो अगर आप अभी भी इस वक्त भी गूगल सर्च करके लिस्ट निकालेंगे जो लोग मारेंगे, उनमें नॉन मुस्लिम एक आध का होगा, टारगेटेड होगा, बाकी जो है बाकी मुस्लिम ही हैं उसमें। और दूसरा चीज है जो कश्मीर के ब्लड और कल्चर में, यहाँ पर अगर अटैक भी करना होगा अपने पड़ोसी पर करेंगे, अपने ब्यूरोक्रेट पे करेंगे, अपने इस पे करेंगे, लेकिन अगर कोई मेहमान यहाँ पर होगा उसके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। यही कारण है जब अमरनाथ लैंड रोड पर कश्मीर में कई महीनों तक बवाल रहा, कुछ 80, 70, 90 लोग मारे गए। किसी भी पिलग्रिम को, किसी भी टूरिस्ट को किसी ने ये हिट नहीं किया। टेरर अटैक में कहीं पर कोई ये हुआ हो, लेकिन लोकल लेवल पर आपको दुनिया में कोई नहीं कहेगा कि मुझे लोकल आए और उन्होंने मुझे पीटा, जिसको दंगा बोलते, ऐसा कभी कश्मीर में हुआ नहीं है। वो यहाँ का ये रहा है। तो यही कारण है कि यहाँ के लोग जो डर में हैं वो कैसे कहेंगे कि मैं कोई कह के, और फिर उनके आने पर, जब सरकार के कहने पर कोई रेडी नहीं है आने ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, तो आम लोगों के कहने पर, बुलावे पर कैसे आ जाए? करेक्ट। क्यों यही हाँ जी यही ग्राउंड रियलिटी सुनना चाह रहा था। जी एक और जाते जाते आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप वहाँ के बाशिंदे हैं, वहाँ रहते हैं। हमारी जो फौजें हैं, हिंदुस्तानी फौजें हैं या हिंदुस्तान की जो हमारी पुलिस है, जो कि जिन्हें ये जिम्मा दिया गया है हिंदुस्तान की बॉर्डर की रक्षा के लिए, या पुलिस को दिया गया कि हमारे शहरियों की सुरक्षा के लिए, तो हमारी फौज और हमारी जो लोकल पुलिस है, उनका जो लोकल वहाँ के रहने वाले बाशिंदे, वो कितना उनके ऊपर विश्वास, वो मतलब कॉन्फिडेंट के साथ कह पा रहे हैं या कह सकते हैं कि यहाँ ये हमारी सुरक्षा के लिए, या इन्होंने हमें, मतलब क्या वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस या विश्वास जता पाए हैं, या वो बना पाए हैं लोकल जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनके ऊपर, कि ये हाँ हमारी सुरक्षा के लिए हैं? अमरजीत जी, मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या होता है कि ये कहते हैं कि आमतौर पर, क्योंकि कश्मीर में पहले गन कल्चर वगैरह नहीं था, ये 90 के बाद बना यहाँ गन कल्चर, बंदूक वगैरह। यहाँ बहुत सोसाइटी जो थी बहुत एक वो शैक किस्म की थी, कोई चाकू तक नहीं रखता था घरों में, तो बंदूक की तो बात ही नहीं थी। लेकिन ये आप मान के चलिए एज अ सिविलियन या एज अ कुछ की, जब भी कहीं पर कोई कंफ्लिक्ट होता है, कंफ्लिक्ट मीन्स जब कोई प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो, दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ, दैट इज द मेन हम कहेंगे रीजन ऑफ द प्रॉब्लम। वो मेन रीजन होती है प्रॉब्लम। अब मान लीजिए एक कॉलोनी है या एक मोहल्ला है, इसमें इसके कोने पर जो है 4-10 लोग हैं जो हथियार लेके घूम रहे हैं, या 50 लोग, वो तो अपने आप को कहेंगे कि हम तो सिक्योरिटी पे, बट दे आर द टारगेट ऑफ टेररिस्ट्स, दे आर द टारगेट ऑफ मिलिटेंट्स। तो इसका मतलब है कि अगर वो वहां पर नहीं रहेंगे तो, क्योंकि सिविलियन को तो मारने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं आपको, अभी हम अफगानिस्तान की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान में क्यों 70% डिक्लाइन हुआ है वायलेंस? 70% डिक्लाइन वायलेंस इसलिए हुआ क्योंकि तालिबान वाले कहते थे कि अगर कोई अमेरिकन कॉन्वॉय कहीं से चलेगी, हमें इसको अटैक करना है। अटैक तो वो करते थे अपनी तरीके से, लेकिन उस अटैक में अमेरिकन तो कम, लेकिन लोकल ज्यादा मारे जाते थे। राइट। चाहे कहीं पर ब्लास्ट हो, चाहे कहीं पर रोड ब्लास्ट हो, रोड साइड बॉम्ब हो, कुछ हो, उसमें लोकल ज्यादा मारा जाएगा, जो वहां पर चाय पी रहा था, खड़ा था, चल रहा था।
टारगेट था एक आर्मी की गाड़ी, लेकिन मर गए लोग वहां। सेम सिचुएशन इज इन द कश्मीर। जब प्रेजेंस आपकी ज्यादा होती है, वो भी हैबिटेंट एरियाज में, वो भी सिटीज में, वो भी विलेजेस में, वो भी टाउन्स में, आर्मड फोर्सेस की ज्यादा जब प्रेजेंस होगी, भले ही वो उनका इंटेंशन हो कि हम सुरक्षित ये रहे, क्योंकि वो उनको तो आदेश मानने अपने, लेकिन वो एक रीजन बनता है कन्फ्लिक्ट का। और फिर जब आपको है, मैं आपको बताऊं, मुझे यहाँ से जाना है मैं, अब चलिए मेरा बच्चा होगा, वो चाहेगा यहाँ से स्कूल जाना है, रास्ते में उसको जबरदस्ती 4 जगह रोकेगा कोई, कार्ड दिखाओ, पहचान बताओ, कहाँ जा रहे हो, उसकी सिक्योरिटी की 2 जगह तलाशी हो जाएगी। हाउ मच इरिटेटेड ही विल फील, कितना उसको अपने आप को लगेगा कि यार मैंने क्या किया है। अगर मैं दिल्ली में होता, बॉम्बे में होता, कनाडा में होता, आराम से जाता, आराम से आता, मुझे कोई नहीं पूछता रास्ते में तुम कहाँ हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कार्ड क्या है, तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो है वो सबसे बड़ी परेशानी होती है, प्रेजेंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और एडिशनल पुलिस फोर्सेस और एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस इज अ मेन रीजन फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा क्योंकि अब वहां से छोटा बच्चा कोई अनइंटेंशनली छोटा पत्थर का टुकड़ा मारेगा, वहां से सिक्योरिटी फोर्स वाला फायर खोलेगा, उसको लगेगा मेरे, क्योंकि वो भी अननोन है जगह के लिए, वो तो बाशिंदा यहाँ का नहीं है, वो समझेगा, वो नहीं समझेगा कि किसी बच्चे ने ऐसे ही गलती से शायद किसी टेररिस्ट ने मुझ पर पत्थर फेंका, वो यहाँ से फायर करेगा, वो गोली किसी को लगेगी। तो दैट इज द रीजन। तो जितना इसमें उमर अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, उनका बहुत अच्छा सुझाव तब आया था और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था। किनका अशरफ साहब, किनकी बात कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ, जब वो चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर। उन्होंने एक स्ट्रेटजी की थी कि वी विल हम कम करेंगे पॉपुलेटेड एरियाज में सिक्योरिटी प्रेजेंस, बैंकर्स कम करेंगे, बाकी से कम करेंगे, तो उससे बड़े अच्छे ये आए थे, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे। लेकिन अब जाहिर है कि अब आपका जो एनिमी है या वो तो उस चीज का फायदा भी लेगा, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आखिर कब तक ऐसे ही रहेगा, आखिर कब तक, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है। और सिक्योरिटी सोल्यूशन आर्मी के बड़े बड़े कमांडर कह रहे हैं कि कश्मीर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिक्योरिटी नहीं है, वार नहीं है। 3 वार तो पाकिस्तान के साथ हो चुके हैं, एक छोटा सा वार चाइना के साथ लास्ट ईयर हुआ गलवान में, लेकिन वो कोई सोल्यूशन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू नेगोशिएट, यू हैव टू टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल और सब सेक्शनों से बात करनी है। अगर इस वक्त अपोजिशन डिमांड कर रही है, खासतौर से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल, पाकिस्तान से बात करो, क्या हर्ज है उसमें बात करने। अगर हम 60 साल से 70 साल से बात करके आ रहे हैं, वाजपेयी जी का मुझे एक स्टेटमेंट याद है, हम तो दोस्त को बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं बदल सकते। तो वो चीज जो है वो तो कहीं ना कहीं जो है, तो वो तो एक सोल्यूशन है नहीं, वो सिक्योरिटी और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, दैट्स नथिंग। ओनली द सोल्यूशन इज यू हैव टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर एंड देन रिजॉल्व इट थ्रू डायलॉग, नॉट थ्रू द फोर्स, नॉट दिस थिंग। ये चीजें चलती नहीं है अब तो, बहुत दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अशरफ साहब, इतना बढ़िया आपका करियर रहा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस देखे होंगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स देखे होंगे, उनकी फंक्शनिंग आपने इंटरव्यूज किए होंगे, यू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इनमें से आपको स्टेट्समैन लाइक लीडर टाइप नेशनल लेवल पे और जम्मू कश्मीर के लेवल पे एक या दो कौन से लीडरान आपको लगे होंगे कि वाकई में इनमें दम है? अगर हम देश की बात करें तो वाजपेयी को लेकर किसी में डाउट नहीं है कि ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार उससे बातचीत करने का मौका मिला, कश्मीर में, कश्मीर से बाहर भी, दिल्ली में भी। तो द वे एज अ हेड ऑफ द स्टेट, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, जो उसका अप्रोच था, जो उसका थिंकिंग था, वो बहुत बढ़िया लगा। ऐसी ही एक झलक, भले ही पाकिस्तान के लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे दिखी थी ऐसी एक झलक परवेज मुशर्रफ। आई इंटरेक्टेड विद हिम आल्सो, the way he came with the solution after the Kargil war for Kashmir and पता नहीं यहाँ पर वो इंडिया में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तो उसमें भी वो मुझे स्टेट्समैनशिप का वो दिखा कि he was the India missed a big opportunity to deal with the Musharraf then in 2000. But was he not the creator of the Kargil problem? अब आपको आगे बढ़ने के लिए तो जो भी है पास्ट छोड़कर आपको आगे, क्योंकि तब तो एक आर्मी चीफ था, एक आर्मी जनरल था, नाउ ही वाज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट। एंड उसके साथ ये था कि उसके साथ दोनों था, तो गवर्नमेंट भी थी और आर्मी भी थी, दैट वाज प्लस पॉइंट विद हिम। अदरवाइज पाकिस्तान में आप किसके साथ बात करोगे,
या तो आपको ISI के साथ अलग बात करनी है, सरकार तो वहां की आपको भी मालूम है, दुनिया को मालूम है क्या होता है। तो इसलिए तो वो तो चीजें हैं, ये तो वो तो कितनी कितनी फैक्टर से आप डील करोगे, कितनी चीजों से आप डील करोगे और सेटल करोगे। तो जहां तक देश की बात है, मैंने वाजपेयी जी का आपका, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भले ही कितने भी लोग ये कहें कि अभी भी जो है जितना वास्ट एक्सपीरियंस और जितना फ्री और ओपनली फारूक अब्दुल्ला बोलता है, उतना जम्मू कश्मीर में कोई नेता नहीं बोलता। उसने हमेशा से जो है उसका 4-5 बार तो वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर भी रहा, और सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट जो था जब देवी गौड़ा के कहने पर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री वो 96 के इलेक्शंस में रेडी हुआ अपनी पार्टी को, अदरवाइज दे वर बॉयकॉटिंग द इलेक्शंस ऑफ जम्मू कश्मीर। तब वो तैयार हुए कि मैं यहाँ पे, क्योंकि तब भी लगा, और मैं आपको एक भविष्यवाणी भी बोलूंगा जम्मू कश्मीर को लेकर, अगर कोई भी डील करेगी अब फाइनली हमारी सरकार, केंद्र सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, वो उसी नतीजे पहुंची, उसके बगैर उनको कोई और प्लेयर जम्मू कश्मीर में नहीं है थिंग्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। उसकी वजह है, भले ही कम सभी लोग फारूक अब्दुल्ला के साथ जम्मू कश्मीर में ना हो, लेकिन ये दैट पार्टी इज द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ जम्मू कश्मीर, देयर इज नो डाउट। His father Sheikh Mahmood Abdullah is the person who has made it possible association of इसका जो accession of जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। तीसरी बात ये है, वो पार्टी जिस तरह से कांग्रेस के रूट्स हैं पूरे देश में, उसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूट्स जम्मू कश्मीर में रहे हैं, और ये भी पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं। बाकी सब पार्टियां बहुत कम छोटी छोटी हैं और उनका उतना कार्डर जो है, और वो भी सबसे बड़ी बात ये कि जो तीनों सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख कहेंगे तो उसमें है, अदरवाइज जो है बाकी तो कोई पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है, कोई है वो सिखों की पार्टी है, कोई है मुसलमानों की पार्टी है। तो उससे हट के थोड़ा सा जो है इस पार्टी में वो डिफरेंस है, और वही मुझे लगता है कि वो ही इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु कैन बी जो कश्मीर में जो है किसी हद तक भूमिका निभा सकता है कश्मीर के हालात में। बहुत अच्छा लगा अशरफ साहब आपसे बात करके, और इतनी सारी जो मालूमात और जानकारी आपने हमें दी अपने एक्सपीरियंस के तौर पे, जहाँ की आप खुद मौजूद रहे और आपने ये सब देखा, सुना और उसको महसूस किया, वहाँ के मतलब नागरिक होके, वहाँ के रहने वाले होके, जो आपने हालात का सब सारा कुछ बताया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। इसके हम और भी आगे आपसे मुलाकात होती रहेगी, और हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं सभी मिलके कि हाँ जी अमरजीत, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अशरफ साहब, जाते जाते ये बताएं, ये जो यंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं आजकल, जो यंग जर्नलिस्ट आ रहे हैं जो आईफोन और फोन्स लेके घूम रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड इन जर्नलिज्म? क्योंकि आजकल वो 2 मिनट वाला नूडल वाला चक्कर है कि मैं फटाफट जर्नलिज्म अब गिरी साहब, जर्नलिज्म में अब प्रॉब्लम ये हो गई है, अब तो हर एक जर्नलिस्ट है, जब से ये एक ये है तो आपके लिए अब कोई ये नहीं है अब जर्नलिस्ट पहचानना, और क्योंकि अब इसका इस प्रोफेशन के साथ भी ऐसा कुछ हुआ, तो अब आपको शायद वो जो जर्नलिस्ट जो हमारी एज में बने या निकले थे, अब मिलने बहुत मुश्किल। हाँ, कमी नहीं है, जो टैलेंट किसी के पास होगा या जो किसी के पास विल होगा तो वो तो कर सकता है, लेकिन आप उनको जर्नलिस्टों में मत गिनिए, क्योंकि हर एक अभी इस वक्त जो है, इस वक्त लाखों मिलियंस की तादाद में लोग जो है रिपोर्ट्स करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट को बोलते हैं, जिनके फेसबुक पेज हैं, जिनके यूट्यूब चैनल हैं, जिनके ये है। तो वो जर्नलिज्म और दूसरा जर्नलिज्म ये है कि अब आपको ये है कि लेकिन एक चीज इस चीज का फायदा भी ये हुआ कि आपका सेटअप और आपकी जो चीज होगी या जो आपकी रिपोर्ट होगी उसको वो पहुंचती भी है लोगों तक, और दे आर द वेल गुड जजेस, दे विल जज, एंड द पीपल हु आर एबल टू रिटेन, या जो रह सकते हैं वो तो रह जाएंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे, जो उसमें नहीं होंगे एक्सपोज। और आपने जो कहा कि उनको जो मोबाइल लेके घूम जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल लेके भी घूम सकते हैं, अगर आप में टैलेंट है, आप में विल है, आप में सच में आप इस प्रोफेशन को एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सोसाइटी को, या अपने आप को एक है, तो आपके लिए कोई बंदिश भी नहीं है, आपको उस हिसाब से और उन चीजों से है। लेकिन अब बदकिस्मती ये रही है कि जिस अंदाज से अब पूरी तरह से एक
जर्नलिज्म के मतलब किसी के साथ ही दौड़ते हैं, हर एक अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है और अपने आप को ये कहता है, तो वो भी एक परेशानी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्टर लगता है तो टाइम भी बहुत ज्यादा इस चीज में लगे। मजा आ गया अमरजीत। तो बिल्कुल जी। थैंक यू। आखिर में वो नहीं सुनाएंगे अपने तबले से, इसका कंक्लूड नहीं करेंगे? क्यों नहीं। अच्छा, एक कुछ कश्मीरी में कुछ बढ़िया सुना दीजिए अशरफ साहब, और ये तबला बजा देंगे। वाह जी। मैं तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ। नहीं, अच्छा कि आपने ये कहा कि आप बाथरूम सिंगर नहीं तो हम ये कहते हैं कि हम वहां पर भी बुला लीजिए महफिल। अमरजीत प्लीज। थैंक यू अशरफ साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दुआ करेंगे कि कश्मीर के हालात और अच्छे हों, वहाँ की जो जिंदगी है और नॉर्मल तरीके से लोग जी पाएं आराम से, सिक्योरिटी के अपने जहन में रख के। नहीं, हम सभी भाई हैं और इस देश के बाशिंदे हैं, अच्छे से रहें, ये हमारी दुआ रहेगी। और आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही, और काफ़ी चीज़ें अभी रह गई हैं पर क्योंकि इस टाइम इजाज़त नहीं देता। सो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद आपका। एंड नवीन भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आदाब साहब। या थैंक यू। थैंक यू।